हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर से जुड़े हुए टॉप 40 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। फ्रेंड, जैसा कि मौर्य एम्पायर अपने आप में काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। साथ ही साथ इस चैप्टर से जुड़े हुए आपके जो भी डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, ऊपर आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे वो क्वेश्चन किस आयोग के द्वारा और किस ईयर में पूछा गया है वो भी दिया हुआ है। आप उसको साथ में देखते हुए चलेगा, और जब भी मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ तो आप साथ में साथ आंसर भी देते हुए चलेगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, हर्ष द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो जल्दी से आंसर बताएं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस तरह से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था? 321, कहीं कहीं पे 322 भी लिखा है, तो आप 322 ले सकते हैं। 322 से लेकर के 298 BC, ठीक है, ईस्वी पूर्व का समय था चंद्रगुप्त मौर्य का। और फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस तरीके से चाणक्य की सहायता लेकर के, जिस तरीके से, जिस चालाकी से, जिस योजनाओं के तहत धनानंद को अपदस्थ किया था, उन सारी चीज़ों के बारे में जो वर्णन हमें मिलता है वो हमें मुद्रा राक्षस यानी कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से हमें मिलता है। तो प्रथम भारतीय समाज था, किसका साम्राज्य था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? फ्रेंड, जो सबसे पहला होगा वही सबसे पुराना होगा। और जैसा कि हमने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा, जिसमें क्या लिखा था कि प्रथम भारतीय साम्राज्य, ठीक है, तो वही हमारा आंसर भी होगा। यानी कि विकल्प देखते हैं, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पुराना या सबसे प्राचीन राजवंश है वो कौन सा है? मौर्य वंश। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक है। किसको अपदस्थ करके? धनानंद। धनानंद कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक, नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को लिंक करके याद किया करिए। और बता दें कि अगर जो नंदवंश का जो समय पीरियड क्या था आपको, हमने बताया था ना, 344 से लेकर के 321, एंड कहीं पे 22 भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भाष्य, शूद्र, विशाखदत्त या फिर अश्वघोष। किसके, बताइए, किसके ग्रंथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत से कि विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? चूँकि थोड़ा थोड़ा वर्णन हर चीज़ों में, हर ग्रंथों में, लेकिन जो विशिष्ट रूप से पर्टिकुलर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया वो किस में बताया गया है? तो किस में बताया गया? विशाखदत्त। फ्रेंड, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और उसमें ये बताया गया है चंद्रगुप्त को इनको वृषभ कुल का बताया गया है, निम्न कुल का बताया गया, साथ ही इन्हें नंदराज का पुत्र भी बताया गया, ठीक है। किसके? आपके विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। फ्रेंड, मुद्रा राक्षस की बात करें तो क्या ये मौर्य काल का था? मौर्य काल में लिखा गया तो नहीं। फ्रेंड, अगर प्रश्न आए तो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस जो है ग्रंथ, उसकी जो रचना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी, ठीक है, गुप्त काल में किया गया था। और इस पर ढुंडी राज के द्वारा क्या किया गया था? टीका किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, किसने की? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, DR भंडारकर। किसने किया? बताइए। सेंडोक्रोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को कई नामों से जाना जा रहा था, सेंडोक्रोटस, एंडोक्रोटस, विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से इनकी पहचान की है। तो इसमें प्रश्न आया कि सेंडोक्रोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की है? तो बताइए, विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, DR भंडारकर। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है? विलियम जोन्स के द्वारा क्या सेंडोक्रोटस की पहचान किससे की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य से की गई है। और अगर प्रश्न आए कि एंडोक्रोटस, एक और भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड्रोक्रोटस, ठीक है, एंडोक्रोटस से जो पहचान किया गया था एरियन एंड प्लूटार्क के द्वारा। प्लूटार्क भी थे एक इतिहासकार विद्वान, इनके द्वारा एरियन और प्लूटार्क के द्वारा एंडोक्रोटस से इनकी पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सेंडोक्रोटस यानी कि
चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सेंडोक्रोटस जो था चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख, चूँकि जब सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व के समय उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो उसी समय माना जाता है कि चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर पश्चिमी सीमा पे थे, वहाँ पे तक्षशिला में ये अध्ययन किया करते थे, तो उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई होगी किससे, सिकंदर से। ठीक है, तो उसी बात का ये वर्णन, इस भेंट का उल्लेख किस विद्वान के द्वारा किया जा रहा है, प्लिनी के द्वारा, जस्टिन के द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात का वर्णन किया जा रहा है किसके साथ, सिकंदर के साथ। अगर बात करें प्लिनी और मेगास्थनीज और आपके स्ट्रैबो, इन लोगों ने भी, इनके भी द्वारा चंद्रगुप्त को क्या कहा गया था, सेंडोक्रोटस कहा गया था। किसके द्वारा, प्लिनी की, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज ने भी चंद्रगुप्त की पहचान सेंडोक्रोटस से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम भी था, तो किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। ठीक है फ्रेंड यहाँ पे जो नीचे ये ईयर दिया हुआ है और किस आयोग के द्वारा, ठीक है, जैसे ये यूपी लोअर स्पेशल था प्री 2002, यूपी से प्री 2002 में ये क्वेश्चन आया था, ये साथ में साथ देखते चलिए, चूँकि मैं आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पे डिस्कशन हो कि ना कि इसमें, तो आप साथ में साथ ये देखते हुए चलिए। तो देखिए कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। फ्रेंड जैसा कि हमने बताया कौटिल्य का ही जो मूल नाम था क्या था, क्योंकि कौटिल्य का मूल नाम अजय था, लेकिन फिर भी इनका जो इस तरीके से इनके जो पिता का नाम था, उनके नाम पे इनको चाणक्य कहा जाता था। चाणक्य उनके पिता का नाम था, उनके नाम पे चाणक्य, और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, इसलिए, और वही इनके प्रधानमंत्री थे और इनके पुरोहित थे, विभिन्न जो ऊंचे पदों पर ये नियुक्त किए गए थे। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त, और ये कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे कुछ दिन के लिए देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार प्रधान आते हैं, शासक बनते हैं मौर्य के, तो उनके भी ये प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार के प्रधानमंत्री बनते हैं कौटिल्य, तो कौटिल्य के बाद क्या आते हैं, राधा गुप्त को क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, किसके द्वारा, बिंदुसार के द्वारा। ठीक है, तो ये राधा गुप्त वही है फ्रेंड जिनके द्वारा राधा गुप्त ने ही सहायता किया था अशोक की। ठीक है, जब वो राजगद्दी के लिए संघर्ष हो रहा था, हम देखेंगे जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक में राजगद्दी के लिए जो संघर्ष हो रहा था, तो इसी राधा गुप्त ने अशोक की सहायता किया था और फिर अशोक ने उनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ चाणक्य का नाम आ गया, बचपन में किस नाम से, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो बताइए किस नाम से जाने जाते थे चाणक्य अपने बचपन में, इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, और अजय इनका जो था वो मूल नाम था। चाणक्य चूंकि इनके पिता का नाम चाणक्य था तो इसीलिए इनको चाणक्य के नाम से जाना जाता था, चूंकि गोत्र जो था इनका चाणक्य के आधार पर इनको चाणक्य बुलाया जाता था। बात करें कि चाणक्य के इतने जो नाम है वो किस जगह पे इतना उल्लेख है, तो फ्रेंड जो चाणक्य के कहा जाता है 8 नाम, यानी कि विष्णु के 8 नाम, इनका जो उल्लेख किया गया है वो हेमचंद्र के द्वारा एक रचित पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अभिमान चिंतामणि। ठीक है, अभिमान चिंतामणि में चाणक्य के 8 नामों का उल्लेख किया गया है, विष्णुगुप्त के 8 नामों का उल्लेख किया गया है, और ये किसके द्वारा रचित है, हेमचंद्र के द्वारा ये क्या लिखी गई है। ठीक है, अभिमान चिंतामणि में चाणक्य के 8 नामों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। फ्रेंड कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक इसकी विषय वस्तु पूछ रहा है किससे, कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, या फिर आत्मकथा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या फिर शासन के सिद्धांत की पुस्तक। तो बताइए कौटिल्य के अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ पे बात करें कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो है शासन के सिद्धांत की पुस्तक। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी जिसका विषय वस्तु राजनीति था, और यहाँ पे सारा राज्य व्यवस्था से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें लिखी गई थी, शासन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। थोड़ा सा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। तो देखा जाए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 भाग थे और आपके 15 भाग हैं, 141 अध्याय है, और इसमें 6000 श्लोक थे। ठीक है, 6000 श्लोक हैं।
ये ध्यान रखिएगा। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसकी शैली जो थी फ्रेंड चंपू शैली, ठीक है, चंपू शैली, ध्यान रखिए। ये सब सारी चीज़ें ना क्लास में डिस्कस किया गया है, बहुत इन डेप्थ जाके डिस्कशन किया गया है कि 15 जो भाग थे हर भाग में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। और ये जो शैली चंपू शैली फ्रेंड होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसी को हम चंपू शैली के नाम से जानते हैं और कौटिल्य की अर्थशास्त्र चंपू शैली में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? ठीक है, 7वां अंग बताइए कौन सा है फ्रेंड। ये जो राज्य का सप्तांग जो सिद्धांत है ना, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो 15 भाग है उसमें जो 6वां भाग है उसी में इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा को एक राज्य के 7 अंग होने चाहिए, इसी के द्वारा राज्य का प्रशासन चला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है 7वां अंग कौन सा है? जनपद है, दुर्ग है, मित्र है, कोश है। तो बताइए कौन सा है 7वां अंग? फ्रेंड 7वां अंग है मित्र है। फ्रेंड कौटिल्य कहते हैं जो मित्र है वो राजा के कान के समान होता है, ठीक है, और जो मित्र होता है वो राजा के शांति काल में और युद्ध काल में दोनों में सहायता करता है। और इन्होंने दो तरह के मित्रों की बात की, एक सहज मित्र, दूसरा कृत्रिम मित्र यानी कि आर्टिफिशियल मित्र। और कहा जाता है जो आपका कृत्रिम मित्र होता है ना वो किसी भी राजा का विनाश का कारण बन सकता है। तो इस तरह आप अपने आसपास भी चीज़ें देख लीजिए कि आपके कौन से अच्छे दोस्त हैं, आपके कौन से बुरे दोस्त हैं, आपका कौन हित चाहता है, आपका कौन अहित चाहता है। इस आधार पर इन्होंने व्याख्या की थी। बात करें कि अन्य, ये तो चूंकि 7वें भाग में सप्तांग सिद्धांत है और सप्तांग यानी कि राज्य के 7 अंग और 7वां अंग क्या था? मित्रता। तो पहला अंग देखिए कौन सा है? पहला अंग है राजा, ठीक है, पहला अंग जो राजा है। दूसरा अंग अमात्य है। तीसरे अंग की बात करें फ्रेंड तो तीसरा अंग जनपद है और चौथा अंग जो है आपका दुर्ग है और दुर्ग यानी कि जो किला होता है। और बात करें तो दुर्ग के बाद जो 6वां अंग है, चूँकि वो है 5वां अंग है वो आपका कोश है और आपका जो 6वां अंग है वो क्या है? आपका दंड यानी कि सेना है और आपका 7वां अंग है वो मित्र। फ्रेंड सीक्वेंस याद रखिएगा, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोश, ठीक है, कोश फिर आपका दंड सेना, जिसको दंड यानी कि सेना और फिर अंत में मित्र। ये सीक्वेंस पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? फ्रेंड मैकियावेली इटली के इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, तो उनसे की गई है। तो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वात्स्यायन के कामसूत्र से या फिर तिरुवल्लुवर के तिरुकुल्लर से, ठीक है। ये बताइए किससे किया गया? मैकियावेली के द प्रिंस से किसकी तुलना की गई है? वो की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डैमिकस जो है वो भारत आया था? डैमिकस एक राजदूत था और वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के, कनिष्क के। तो जल्दी से आंसर बताएं। हमारा आंसर है डैमिकस जो था वो बिंदुसार के समय में वो भारत आया था और डैमिकस जो था फ्रेंड वो सीरिया के शासक एंटियोकस, ठीक है, ठीक है, एंटियोकोटस का जो था वो प्रथम एंटियोकोटस प्रथम का राजदूत था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सीरिया के शासक एंटियोकोटस प्रथम का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था और एक तरीके से ये मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, ठीक है। मेगास्थनीज जो आया था, आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था वो आया था, सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त था, जो कि 305 से लेकर के आपका देखेंगे तो 299, ठीक है, तक वो क्या करता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत रहता है। जब मेगास्थनीज चला जाता है तो चूँकि 298 ईस्वी पूर्व के समय आपके बिंदुसार जो है वो शासक बनते हैं, तो इनके समय में जो राजदूत होता है वो सीरिया का शासक एंटियोकोटस के राजदूत, एंटियोकोटस शासक जो रहते हैं उनके राजदूत कौन है? डैमिकस को उनका राजदूत बनाया जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में एक और जो है राजदूत आता है डायोनोसिस, ठीक है। डायोनोसिस जो रहता है वो मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का क्या रहता है? वो राजदूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, ठीक है। पाटलिपुत्र जैसे पालीब्रोथा के भी नाम से जानते हैं, इनका जो है तो वो किसके नाम से किया गया है? एक वो महल जो है चंद्रगुप्त गुप्त का जो महल है वो मुख्यतः बना है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो बताइए किसका बना हुआ है? जो वो बना है लकड़ी का, ठीक है।
स्पूनर महोदय के द्वारा इस चीज़ को क्या किया गया था, प्रकाश में लाया गया था। स्पूनर महोदय ने जो कि वहाँ पे इस पाटलिपुत्र की जो पहचान किया था, वहाँ पे इस लकड़ी के महल का उन्होंने इसको प्रकाश में लेके आए थे। तो चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किसका बना था, लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त है। फ्रेंड इसी बारे में हमने जो लास्ट सीरीज अभी डिस्कस किए थे उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने देखा था, फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो देखा जाए कुम्भरहार स्थल जो है फ्रेंड ये बिहार में है। बिहार में देखा जाए तो वहाँ पे कुम्भरहार पार्क भी है। तो इसका जो ये प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए वो है पाटलिपुत्र। फ्रेंड पाटलिपुत्र को ही उन्होंने, हमने जैसा बताया कि पाटलिपुत्र में जो कुम्भरहार स्थल की जो यहाँ पे जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा, स्पूनर के द्वारा इसको प्रकाश में लाया गया था। उन्होंने ही पाटलिपुत्र जो है उसके नगर के जो अवशेष है वो कुम्भरहार स्थल से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वाराणसी का। फ्रेंड सेम वही बुलंदी बाग भी है जो आपका, इनको भी स्पूनर महोदय के ही द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ये भी देखा जाए तो पाटलिपुत्र का ही प्राचीन स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, दक्कन की विजय। फ्रेंड एक अखंड भारत का निर्माण जो शासक करेगा सबसे पहले, और वो मौर्य शासक पहला कौन था जिसने अखंड भारत का एक पूरा अखंड भारत साम्राज्य का जो निर्माण किया था, जिसने पूरे प्रथम भारतीय साम्राज्य का जिसने निर्माण किया था, वही कौन करेगा, दक्कन का भी विजय करेगा। तो अब तो आपको मैंने इतना कुछ बता ही दिया, इससे तो आप लॉजिक लगा ही सकते हैं कौन रहा होगा। हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। और हम बात करें कि ये सब किनके आधारों पर हमें पता चलता है, तो देखा जाए अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है, जैन ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है खासकर। और चूँकि दक्कन की विजय वगैरह किया था इन्होंने, ये नीचे मैसूर तक का इनका साम्राज्य था, तो हमें तमिल ग्रंथों से भी बहुत सारे इनके विजय अभियानों के बारे में पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। फ्रेंड यही वो क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक के द्वारा पहली बार जीता गया था। हर्ष के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो जल्दी से बताएं आंसर कि किसके द्वारा जीता गया था। ये जीता गया था, या पहली बार जो जीता गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। ठीक है, ऑलरेडी वही बताया कि जिन जिन ग्रंथों से हमें पता चल रहा है, अभी हम उन कुछ अभिलेखों के भी बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ग्रंथों के भी बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभिलेख, देखिए उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। हमें चूंकि हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार है वो उत्तर में हिमालय की श्रेणी से लेकर के दक्षिण में देखा जाए मैसूर तक का क्षेत्र, पूरा सुदूर दक्षिण के कुछ भागों को छोड़ दिया जाए और उत्तर पूर्व के असम वाले क्षेत्रों को पूरा छोड़ दिया जाए, तो बाकी भारत जो है इधर हिंदुकुश से लेकर के आपका बंगाल की खाड़ी तक, इधर उत्तर में हिमालय श्रेणी से लेकर के मैसूर तक के पूरे क्षेत्र पे पूरा मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह से विस्तार है और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार है। तो जिसमें देखा जाए कि हमें ये कैसे पता चल रहा है कि पश्चिम भारत पे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव है, तो किससे पता चल रहा है, कलिंग शिलालेख से। फ्रेंड कलिंग शिलालेख अगर बात करें तो पूर्व में है। कुछ चीज़ें ना ये सब लॉजिकल आंसर होते हैं, इसको एलिमिनेट करना सीखिए कि देखो भाई कलिंग शिलालेख ये तो भाई पूर्व में है और उड़ीसा में, तो ये हमें पश्चिम के बारे में कैसे बताया, तो देखिए ये तो हम हटा दिए। अशोक के गिरनार अभिलेख, गिरनार शिलालेख से हमें नहीं पता चलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख या फिर अशोक का सौपारा शिलालेख, तो बताइए किससे पता चलता है, ये पता चलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत में है। चूँकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख की बात करें फ्रेंड, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में एक चीज़ लिखी हुई है, एक चीज़ का वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि पश्चिम जो ये जो सौराष्ट्र वाला प्रांत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अधीन था और उस समय का वहाँ का गवर्नर कौन था, विष्णुगुप्त वैश्य। ठीक है, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था सौराष्ट्र प्रांत में, विष्णुगुप्त वैश्य। ठीक है, इसने वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था फ्रेंड, और सुदर्शन झील का निर्माण जो था उनमें 4 शासकों का भी योगदान, चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था सौराष्ट्र वाले प्रांत में। और इन डेप्थ जाके पूछेगा तो आप ये भी देख, कच्छ है या फिर आपका काठियावाड़ है, तो काठियावाड़ वाले क्षेत्र में उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था और अशोक के द्वारा उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, उसमें रुद्रदामन का भी उसमें योगदान था और अंतिम शासक जो है स्कंदगुप्त के द्वारा इसमें 4 शासकों का उल्लेख मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में और सौराष्ट्र
में जो झील बनी है जिसका आपका उस झील के बारे में था, ठीक है। तो वहाँ पे सुदर्शन झील, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में अगर बात किया जाए तो ये संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है, ठीक है। पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है। और चूंकि भारत का प्राचीनतम अभिलेख फ्रेंड किस भाषा में लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएं। भारत का प्रथम अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया। फ्रेंड अभी बात किया सेल्यूकस जो सीरिया का शासक था, और सेल्यूकस फ्रेंड था ये सिकंदर के बाद जो थे, सिकंदर के बाद जो इन लोग के उत्तराधिकारी वगैरह थे, जो सिकंदर ने अपनी मृत्यु के बाद इनको कई अपने उत्तराधिकारियों में अपने प्रांतों का विभाजन कर दिया गया था। जो सेल्यूकस जो था वो सीरिया का शासक था, और ये क्या क्या था, आपने सिकंदर के जो अधूरे कार्य को पूरा करना चाहिए। सिकंदर भारत पर अपने विजय स्थापित करना चाहता था, तो ये भारत की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे उत्तर पश्चिम प्रांत पे आक्रमण करता है। तो उसी दौरान क्या था, यहाँ का शासक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था, और इन दोनों के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है 305 में, ठीक है। 305 में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में देखा जाए तो किस राजा ने इसको हराया, चूँकि हमने एक्सप्लेनेशन में आपको आंसर भी दे दिया। तो देखा जाए समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या फिर चंद्रगुप्त ने। तो देखिए सेल्यूकस को हराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कब हराया था, 305 में हराया था, ठीक है। तो इनके बीच में संधि हुई थी जब हारा था। तो संधि में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चूंकि ये हारे हुए थे सेल्यूकस को चूंकि ये हारे हुए थे, फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको 500 भारतीय हाथी जो थी वो उपहार स्वरूप दिया था। और साथ ही सेल्यूकस जो कि हारे हुए थे, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और साथ ही अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। और देखा जाए इन्होंने सेल्यूकस से 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। उत्तर पश्चिम वाला 4 प्रांत था जो पहले अपना सिकंदर के द्वारा उसको अपने साम्राज्य में उन्होंने मिला लिया था, लेकिन जब ये हार जाते हैं तो इनको सेल्यूकस ने क्या किया था, वो 4 प्रांत दिया था, जिसमें से हम बात करें तो कांधार, काबुल और आपका बलूचिस्तान, और आपका देखा जाए तो ये सारे क्षेत्र थे, उनको क्या किया था, काबुल, बलूचिस्तान, हेरात। तो इनको किसी और भी नामों से जाना, जैसे हेरात को एरिया के नाम से जाना जाता है, और आपका अराकोसिया को देखा जाए तो गांधार के नाम से जाना जाता था। जेट्रोसिया की बात करें तो बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता था, और एक पेरोपेस्नियाई जो था वो आपका क्या था, काबुल के नाम से जाना जाता था। तो इन विभिन्न यानी कि हेरात, काबुल, गांधार और आपका बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत जो था सेल्यूकस ने किसको दिया था, अपना चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, किसने किया था, ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या फिर शिवाजी ने। फ्रेंड ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये किया था अशोक ने। फ्रेंड हमने देखा किस तरीके से अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग विजय किया था, यानी कि उनका राज्याभिषेक 269 में हुआ था, और उन्होंने 261 ईस्वी पूर्व में उन्होंने कलिंग विजय की थी। उसके बाद क्या होता, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने उसी समय से युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति अपना ली थी। और इसी धम्म नीति में क्या था इन्होंने कि अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा त्रिविधि आधार पर उन्होंने राजधर्म की स्थापना की थी। बात करें जो इनकी धम्म नीति की, तो फ्रेंड इन्होंने देखा जाए इनके जो अभिलेख थे, ठीक है, इनके जो 14 शिलालेख थे जिसमें से 8 स्थानों से मिले थे, उसमें जो दूसरा शिलालेख है उसमें इन्होंने देखा जाए तो दूसरे शिलालेख में इन्होंने धम्म नीति की बात किया है कि धम्म नीति क्या है फ्रेंड, धम्म नीति। और इसी में 7वां शिलालेख में इन्होंने उत्तर दिया है कि धम्म नीति जो है वो क्या है, एक तरीके से उसकी परिभाषा दी गई है, उसमें उसका उत्तर दिया गया है कि ये लोगों का कल्याण है, दया है, भावना है, ठीक है, दया, भावना, लोक सत्य, अहिंसा, इन सब पे आधारित इनकी धम्म नीति है। यहाँ पे देखिए उदारता, करुणा, इन सब के बारे में जो इनका उत्तर था वो 7वें शिलालेख में था। और बात करें कि इनके धम्म नीति यानी कि इनके जो धम्म की परिभाषा दी गई है फ्रेंड, ये अगर आपसे पूछा जाए कि इनके धम्म की परिभाषा कहाँ पे दी गई है, तो वो दिया गया है बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है, दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय के, ठीक है, राहुलोवाद सूत्र में, ठीक है, राहुलोवाद सूत्र में इनके धम्म की परिभाषा दी गई है। और धम्म की परिभाषा क्या है, दूसरे और 7वें शिलालेख को मिलाकर के धम्म की परिभाषा क्या दी गई है कि एक तो पाप से मुक्ति,
कल्याण की भावना, दया, दान, ठीक है, सत्य, अहिंसा, यही क्या है। और बात करें इनकी सहिष्णुता की नीति फ्रेंड, सहिष्णुता यानी कि धार्मिक सौहार्द की नीति। इनके 12वें शिलालेख में धार्मिक सौहार्द की नीति के बारे में दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने धर्म के बारे में अच्छा बोले और दूसरे धर्म के बारे में आलोचना करें, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। आपको सभी धर्मों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता की बात इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, ठीक है, कौन सा, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, जल्दी से बताएं। हमने बताया ना सुदूर दक्षिण वाला जो क्षेत्र था वो मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था, ठीक है। तो जब सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र नहीं था तो यहाँ पे बात किया जाए तो उत्तर देखिए अफगानिस्तान था, बिहार भी था, कलिंग भी था। तो सुदूर दक्षिण में, और सुदूर दक्षिण से भी दक्षिण कौन हो जा रहा है आपका, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिला है। दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तृतीय मुख्य शिलालेख में, द्वितीय मुख्य शिलालेख में, नवा मुख्य शिलालेख में, या फिर प्रथम स्तंभ शिलालेख में। फ्रेंड जैसा कि आपने बात किया, हमने बताया ना कि इनके कितने शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे जो कि 8 स्थानों से मिले थे। तो इसमें वही पूछ रहा है कि जो सुदूर जो दक्षिण के जो भारतीय राज्य हैं उनका किस शिलालेख में हमें उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, द्वितीय शिलालेख में। फ्रेंड द्वितीय शिलालेख में, और साथ ही साथ जो 13वां शिलालेख था जिसमें हमें कलिंग विजय के साथ साथ हमें दक्षिण भारतीय राज्यों के भी, हमें कुछ सीमांत राज्यों के भी बारे में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे चूंकि 13वां नहीं दिया है साथ में, तो हमें द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिलता है। द्वितीय मुख्य शिलालेख में इन्होंने 5 सीमांत राज्यों के बारे में बात किया है, जो कि 3 संगम राज्य थे। 3 संगम राज्य आपको पता ही है, चोल है, पांड्य है, और चूंकि चेर को इन्होंने केरल पुत्र कहा है, ठीक है, केरल पुत्र के नाम से। और चौथा जो है सातवें पुत्र, और आपका 5वां जो लिखा है वो पूरा है ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी को फ्रेंड श्रीलंका से संबोधित किया जाता है, श्रीलंका यानी कि ताम्रपर्णी। तो इन 5 जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे बात किया गया था कि इन 5 दक्षिण भारतीय राज्यों में चिकित्सीय दल भेजने को यहाँ पे उल्लेख किया गया था, मुक्त औषधिशालाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले भारत का जो अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, या फिर धन्वंतरी ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ थी, द्वितीय शिलालेख में हमने बताया था ना कि किस तरीके से उन्होंने मुक्त जो है एक चिकित्सीय दल को इन्होंने भेजने की बात किया था, कहाँ पे, दक्षिणी राज्यों में। तो वही, ठीक है, तो वही देखिए अशोक ने ही ये चीज़ करवाई थी, अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था, और इसका उल्लेख हमें द्वितीय शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट हमारा, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण था, ठीक है। इसका प्रमाण क्या है कि तीर्थ यात्रा, क्या वो तीर्थ यात्रा पे जाते थे, मोक्ष में विश्वास करते थे, या फिर देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करते थे, या फिर पशु चिकित्सालय खोला। इस किस आधार पे हम बोलते हैं कि उन्होंने, चूंकि पहले वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, ठीक है, फिर उन्होंने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जैसा कि हमने कलिंग विजय के बताया, हम आने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें अच्छे से बात करेंगे कलिंग विजय अभियानों के बारे में, किस तरह से, चूँकि क्लास में तो हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे जो कि हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा स्पीड रखनी पड़ती है फ्रेंड। तो आप ये मत सोचा मैम काफ़ी तेज़ी से भाग रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले, है ना। एग्जामिनेशन में हमें मेन चीज़ कितना होता है, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन देखे रहते हैं उतना ही जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो इससे क्या पता चलता है कि जो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म तो उसने अपनाया था, लेकिन इसके साथ साथ उसने हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका हमें प्रमाण इस आधार पे मिलता है कि वो देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि, यानी कि देवताओं का प्रिय नाम को उपाधि धारण करता था। इससे हमें क्या पता चलता है कि वो हिंदू धर्म में उसने आस्था नहीं छोड़ी थी। फ्रेंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चूंकि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वो शैव धर्म का अनुयायी था। ये बात हमें किससे पता चलती है, कल्हड़ की राजतरंगी से हमें पता चलता है, हमें कश्मीर के इतिहास से पता चलता है। कश्मीर के बारे में जिससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जिस ग्रंथ से हमें पता चलता है वो क्या है, कल्हड़ की राजतरंगी। उसी से हमें पता चलता है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म से पहले शैव धर्म का अनुयायी था। और उसी ग्रंथ से हमें ये भी पता चलता है कि उसने कश्मीर में, यानी कि अशोक ने कश्मीर में जो श्रीनगर
की स्थापना किया था वो हमें कल्हड़ की राजतरंगी से पता चलता है, तो ये भी सब ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, या तृतीय बौद्ध जो संगीति हुई थी उसका उल्लेख मिलता है फ्रेंड? अशोक के अभिलेख में, दिव्य वंश में, महावंश में, या फिर दिव्यावदान में? बात करें अशोक के काल में जो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो देखा जाए किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बताइए। मोगली-पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 251 BC यानी कि 291 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ये सब का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है बी, यानी कि दिव्य वंश और महावंश। फ्रेंड दिव्य वंश और महावंश जो है ये सिंघली बौद्ध ग्रंथ है, यानी सिंघली जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, सिंघली बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य वंश और महावंश। इनके आधार पे हमें तृतीय बौद्ध संगीति का होने का उल्लेख मिलता है अशोक के राज्यकाल में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 251 BC में। किसकी अध्यक्षता में? मोगली-पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में। ठीक है। और फिर बात करें कि एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा एकमात्र भारतीय ग्रंथ है जिससे हमें अशोक के तृतीय बौद्ध संगीति, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन का उल्लेख हमें मिलता है? एकमात्र जो है भारतीय पुस्तक, उसका नाम बताइए क्या है? उसका नाम है सामंत पासादिका। ठीक है, सामंत पासादिका, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामंत पासादिका ये किसके द्वारा रचित है? ये बुद्ध घोष के द्वारा रचित सामंत पासादिका एकमात्र भारतीय पुस्तक है जिसमें हमें ये उल्लेख मिलता है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बाकी सिंघली जो है बौद्ध ग्रंथ जिसको दीपवंश और महावंश है उससे हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? कौन थे बौद्ध धर्म के अनुयायी? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। बताइए कौन थे बौद्ध धर्म के अनुयायी? तो यहाँ पे बात करें हमारा आंसर क्या है? 2 और 4। अशोक और अशोक का पुत्र दशरथ ये क्या थे? आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी। चूँकि हम अगर बात करें कि अशोक के बौद्ध धर्म के होने का जो हमें प्रमाण मिलता है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण जो मिलता है हमें भाब्रू अभिलेख से हमें पता चलता है अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण। भाब्रू अभिलेख जो है फ्रेंड ये राजस्थान से प्राप्त था और उन्हीं के पौत्र थे कौन? दशरथ। ये भी क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य जैन अनुयायी थे और इन्होंने भद्रबाहु के अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया था? भद्रबाहु के प्रभाव में आकर इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय यानी कि मखली गौसाल के द्वारा जो स्थापित आजीवक संप्रदाय के अनुयायी कौन थे? बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रज्जुक। फ्रेंड रज्जुक थे चौल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत व शक सेना के अधिकारी। तो बताइए रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक की बात करें फ्रेंड तो रज्जुक के बारे में जो अशोक का तीसरा शिलालेख है फ्रेंड उसमें रज्जुक अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। और रज्जुक कौन थे? ये मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करते थे। कौन? रज्जुक थे। इनका जो काम होता था वो ग्रामीण क्षेत्रों का शासन प्रशासन व्यवस्था देखना, साथ ही ये कर संग्रह और कर संग्रह के साथ ही ये न्याय व्यवस्थाएं भी इनके अधीन आती थीं। कौन? रज्जुक के अधीन आती थी। और जो बात करें अशोक के जो धर्म थे उनका प्रचार प्रसार करने का भी कार्य कौन करता था? रज्जुक नामक अधिकारी किया करता था। नेक्स्ट है सार्थवाक किसे कहते थे? सार्थवाक किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारी के काफिलों को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो बताइए सार्थवाक किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता था? सार्थवाक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? फ्रेंड जब हम लोगों ने क्लास किया था, क्लास में हमें मौर्य प्रशासन से जुड़े हुए जितनी भी इकाइयां हैं, सर्वोच्च इकाई से लेकर के सबसे निम्न इकाइयों के अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में हमने अच्छे से क्लास में डिस्कशन किया है। चूँकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करें इसलिए हम जल्दी से देखेंगे कि कौन सा अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक। तो बताइए कौन सा नहीं है? वो है अग्रहारिक। फ्रेंड अग्रहार जो थे, अग्रहार क्या कहा जाता था? जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उन्हीं को क्या कहा जाता था? अग्रहार। और इसकी जो देख रेख करता था वो किस अधिकारी के अंतर्गत की जाती थी? इसकी देख रेख जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी वो की जाती थी उन किसकी देख रेख में? अग्रहारिक के देख रेख में। और अग्रहारिक फ्रेंड ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय में चलाई गई थी? सातवाहनों के समय में चलाई गई थी। ठीक है, जब हम मौर्योत्तर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलेगा। तो
सातवाहनों के समय में हमें जो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई गई थी, उसी में अग्रहारी। तो ये हमारे मौर्य प्रशासन से जुड़े हुए नहीं हैं। बाकी बात करें युक्त, जो युक्त नामक अधिकारी थे वो केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच के कड़ी का कार्य करते थे और मुख्यतः ये लेखाकार और राजस्व वसूली का काम करते थे। प्रादेशिक भी फ्रेंड, जो प्रादेशिक अधिकारी भी थे वो भी यही कार्य करते थे। ये मुख्यतः जो थे, जो वर्तमान में जिला अधिकारी हैं, उसी तरह ये प्रादेशिक अधिकारी हुआ करते थे। रज्जु के बारे में हमने बात ही कर लिया कि रज्जु जो थे वो भी क्या करते थे, वो कर संग्रह का कार्य करते थे और आपका न्यायिक व्यवस्था को भी देखरेख करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। फ्रेंड्स, सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या फिर कनिष्क ने? तो फ्रेंड्स, सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया था वो किया था अशोक ने किया था। और ये अशोक के एकाश्म स्तंभों के, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ठीक है, एकाश्म स्तंभों के सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? आपका सारनाथ का स्तंभ। और इसमें बात करें, देखिए इसमें तिल्लियां कितनी है फ्रेंड, उसमें चक्र लगाना, 32 तिल्लियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, 32 तिल्लियां। ठीक है, इस तरह। तो सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कहाँ? वाराणसी में है। ठीक है, आप लोग सारनाथ कभी जाइए, वहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? आम्रवती का, भरहुत का, सांची का, सारनाथ का? फ्रेंड, ये सारे स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो माना जाता है वो सांची का स्तूप माना जाता है। फ्रेंड, सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। जिला पूछ देता है फ्रेंड, रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये सर्वश्रेष्ठ स्तूप का उदाहरण है। और बात करें फ्रेंड अन्य स्तूपों की भी देख लेते हैं। देखिए भरहुत का स्तूप जो है वो भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। और इन दोनों ही स्तंभों की जो खोज की थी किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इन दोनों स्तंभों की खोज की गई थी। और बात करें, दोनों स्तूपों की खोज की गई थी। और यहाँ अमरावती स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। और सारनाथ के बारे में जस्ट हमने बात किया, वाराणसी में है सारनाथ का स्तूप। तो फ्रेंड इस तरीके से था कि जो सांची है, जो कि सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये आपको जिला याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैच द फॉलोइंग है हमारा क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्थान एक तरफ दिया है, एक स्थान का नाम दिया है और वहाँ बगल में दिया है कुछ स्तूप या मठ दिए हुए हैं, स्मारक दिए हुए, हमें बताना है कि किस स्थान से कौन सा स्मारक जो है। पहला देखिए, एक तरफ सूची 1 में क्या है? कौशाम्बी, दूसरा कुशीनगर, तीसरा सारनाथ और चौथा आपका श्रावस्ती। बात करें स्मारक की तो इधर बगल में धमेक स्तूप है, घोषिता राम मठ है, राणा भर है और फिर सहेत महत है। तो पहला देखिए कौशाम्बी की बात करें फ्रेंड, कौशाम्बी जो था वो वत्स की राजधानी थी और वत्स का शासक था उदयन ने महात्मा बुद्ध को एक मठ दान किया था, उनके विश्राम के लिए एक मठ का निर्माण करवाया था। तो वो देखिए उसका नाम क्या है? घोषिता राम मठ। ठीक है, किसके द्वारा? शासक उदयन, वत्स का शासक उदयन। हमने वासुदत्ता, स्वप्न वासुदत्ता के बारे में पढ़ा था ना, वही शासक है, उसी ने भगवान बुद्ध के लिए क्या किया था? घोषिता राम मठ का निर्माण करवाया था। तो देखिए अगर हमने अभी यहाँ से एलिमिनेशन मेथड भी निकाली, डी निकाल दीजिए और डी निकाल दीजिए। ठीक है, कुशीनगर फ्रेंड, कुशीनगर जो है, अब चलिए यहाँ पे बी सी देख लेते हैं और इजी। सारनाथ में देखा जाए धमेक स्तूप है। ठीक है, धमेक स्तूप जो है सारनाथ पे। अब हमें आंसर देखिए मिल गया, क्या हमारा आंसर क्या है? सी है। ठीक है, देखिए दो चीज़ों से एलिमिनेशन मेथड 2 से 3 अगर आ रहा है तो आप उसे एलिमिनेट करना सीखिए। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में फ्रेंड देखा जाए तो वहाँ पे राणाभर स्तूप है और श्रावस्ती में देखा जाए तो सहेत महत। श्रावस्ती की पहचान भी फ्रेंड सहेत महत से की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है ये मैथ, यानी कि कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में राणाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में आपका सहेत महत, ठीक है, स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीर्थ यात्रा के क्रम के समय, ठीक है, सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। ठीक है, सम्राट अशोक ने फ्रेंड देखा जाए जो अशोक थे वो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, ठीक है, उन्होंने धम्म यात्रा की शुरुआत किया। ठीक है, 10वें वर्ष यानी कि अगर 269 में उनका राज्याभिषेक हुआ था तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यानी कि 259 ईस्वी पूर्व में उन्होंने धम्म यात्रा की शुरुआत की। धम्म यात्रा की शुरुआत के क्रम में उन्होंने जिस मार्ग का अनुगमन किया उसमें हमें यही पूछा है कि सबसे पहले वो किस मार्ग का पालन करते हुए गए। गया में गए, कपिलवस्तु में गए, कुशीनगर में गए, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया है, आंसर है हमारा डी। ठीक है,
ये बात करते हैं विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, एक इतिहासकार हैं। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के अनुसार जो है, जो आपके जो भगवान ये अशोक हैं वो सबसे पहले लुम्बिनी गए, लुम्बिनी से देखा जाए तो फिर कपिलवस्तु, फिर गया गए, उसके बाद ये सारनाथ गए, फिर कुशीनगर गए, फिर श्रावस्ती, सबसे अंत में श्रावस्ती। ठीक है, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के अकॉर्डिंग जो आंसर है इन्होंने, इसका आंसर डी हो जाएगा हमारा। और इन धम्म यात्राओं का जो उल्लेख फ्रेंड किस अभिलेख में हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक के 8वें शिलालेख में इन धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। किस वर्ष से? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से इन्होंने धम्म यात्रा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। ठीक है फ्रेंड, भाषा है, लिपि है, यहाँ पे पूछा है किस भाषा, कौन सी भाषा उसमें लिखी गई है। तो बात करें संस्कृत में, प्राकृतिक में, पाली में या फिर हिंदी में, तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृतिक भाषा। और हमने फ्रेंड क्वेश्चन ही स्टार्टिंग में पूछा था ना कि भारत का प्रथम अभिलेख किस भाषा में है, तो फ्रेंड भारत का प्रथम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में, क्योंकि जो अभिलेखों के माध्यम से जो प्रजा के साथ संवाद करने का जो प्रचलन शुरू किया था वो अशोक ने ही शुरू किया था अभिलेखों के माध्यम से, और इसीलिए जो पहला अभिलेख है वो हमारा प्राकृत भाषा में है। तो ठीक है, ये भी ध्यान। और संस्कृत का जो अभिलेख था, संस्कृत भाषा का जो अभिलेख था, क्या बताया था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया? फ्रेंड अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो आपका ब्राह्मी लिपि, दूसरा आपका खरोष्ठी, तीसरा अरमाइकी और चौथा आपका यूनानी या फिर ग्रीक लिपियों का। सर्वाधिक जो अभिलेख लिखे गए हैं अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, चूँकि भारत में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख भारत में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए भारत में जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि, इसलिए सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। चूँकि अशोक के 4 शिला, चूँकि हमने क्या बताया था ना कि 14 शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से मिले हैं, तो वो 2 स्थानों में बताया जाता है कि खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया है। चूँकि इसमें एक स्थान का नाम दिया है, हम दूसरा भी स्थान साथ में आपको बताएंगे, तो आप हमें बताइए कि अशोककालीन जो अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया वो क्या है? कालसी, दूसरा गिरनार, तीसरा शहबाजगढ़ी और चौथा मेरठ। तो ये बात करें तो देखिए शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है, जो कि पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में है, वो खरोष्ठी लिपि से लिखा गया है। दूसरे की बात करें तो मानसहरा, ठीक है, मानसहरा जो अभिलेख है जो पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले से मिला हुआ है वो भी खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। फ्रेंड खरोष्ठी लिपि की भी थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, चूँकि ब्राह्मी लिखी जाती है बाएं से दाएं, और ये खरोष्ठी लिपि जो है वो आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं। और खरोष्ठी लिपि को भारत में जिसने प्रचलित किया था उसका नाम क्या था? एक ईरानी लिपिकार है जिसका नाम है कातिब। ये भी ध्यान रखिएगा, कातिब के द्वारा भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन किया गया था। ईरानी लिपिकार जिसे क्लर्क के भी नाम से क्लर्क कहते हैं, वो क्या था? कातिब के द्वारा खरोष्ठी लिपि का प्रचलन किया गया था। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कातिब लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रथम, जो सबसे पहले जो अशोक ने अभी अपने जो अभिलेख लिखवाए जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे, तो उनको किस चीज़ पे, किस धातु पे उसने उनको क्या किया था? उत्कीर्ण करवाया था? पत्थर की पट्टियों पे, मोहरों पर, स्तंभों पर, सिक्कों पर। तो बताइए किस पे कराया था? पत्थर की पट्टियों पर उसने क्या करवाया था? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? चूँकि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास फ्रेंड फिरोज शाह तुगलक के भी द्वारा किया गया था। ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख को उन्होंने अपने राजमहल में, राज दरबार में मंगवाया था दिल्ली में, और फिर उनके अपने राज दरबार के विद्वानों से उन्होंने पढ़ाने का प्रयास किया था, परंतु वो पढ़ नहीं सके थे। लेकिन इसमें जो सफलता सबसे पहली प्राप्त की गई थी अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की, तो देखिए किसके द्वारा? बुहलर के द्वारा, रॉबर्ट सेबल के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा या फिर कार्टिकन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपके जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। बात करें अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने था, तो 1750 में देखा जाए तो टिफिन थ्रेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। टिफिन थ्रेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, वह स्थान जहाँ से
प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि पता चलती है? प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि, ठीक है। नागार्जुन कोंडा से, अनुराधपुर से, ब्रह्मगिरी से या फिर मास्की से? तो बताइए कहाँ से हमें पता चलता है? हमें पता चलता है वो है अनुराधापुर से। अनुराधापुर फ्रेंड हमने श्रीलंका पढ़ा था ना, श्रीलंका की चोल के समय जब हम लोग चोल की क्लास करते थे तो श्रीलंका में हमने देखा श्रीलंका की राजधानी तो उस समय अनुराधापुर, ठीक है। अनुराधापुर पे ही किसने आक्रमण किया था? राजपूत प्रथम के द्वारा अनुराधापुर पे आक्रमण किया था। यही अनुराधापुर है श्रीलंका में जहाँ से हमें प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, ठीक है। और बात करें, देखिए यहाँ मास्की से भी हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। मास्की में अशोक के अभिलेख में अशोक के जो व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है, मास्की अभिलेख से हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? ठीक है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, समुद्रगुप्त का, हर्षवर्धन का? तो अभी बताइए, इसके पहले भी क्वेश्चन किया गया था ना कि इसके बौद्ध हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ने का हमें उदाहरण मिलता है किसके आधार पे कि वो देवनामप्रिय की उपाधि धारण करता है। यहीं से देखिए आंसर हमें पता चल जाता है अशोक। अशोक जो है वो प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता है, देवनामप्रिय की उपाधि धारण करता है कौन? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वक्तत्वों में से एक वक्तत्व अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो बताइए गलत क्या है? इन पर पॉलिश है। अशोक के जो स्तंभ है ना, प्रस्तर स्तंभ की कुछ विशेषताएं हैं, तो देखा जाए वो क्या विशेषताएं हैं और इसमें एक जो है वो गलत दिया हुआ है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल अच्छी सी पॉलिश, अच्छी से शाइनिंग है, आप उसको गूगल सर्च करके देखना। ये अखंड है बिल्कुल। स्तंभों के सेफ्ट जो हैं वो क्या है? सुंडाकार है और ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। बिल्कुल गलत फ्रेंड, ये यहाँ पे गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है बल्कि ये पृथक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हमें मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख? कालसी से, रुम्मनदेही से, विशिष्ट कलिंग राजादेश से या फिर मास्की से? फ्रेंड मास्की से हमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, और ये सर्वप्रथम ऐसा अभिलेख है, पहला अभिलेख है जिससे हमें अशोक के नाम का पता चलता है। बाकी बात करें अन्य नामों से भी हमें अशोक के व्यक्तिगत अन्य अभिलेखों से भी हमें अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन सा? मास्की है, देखिए मास्की है, गुर्जरा है, मास्करी गुर्जरा, नत्तूर है, उदयगोलम है, ठीक है। जो कि गुर्जरा जो है हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था और बाकी जो मास्की है, नत्तूर है, उदयगोलम जो है ये सब हमें आपके कहाँ से प्राप्त हुआ था? देखा जाए तो वो आपके कर्नाटक से प्राप्त हुआ था। और मास्की से हमें अशोक के सबसे पहला अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है। बाकी ये देखिए रुम्मनदेही अभिलेख है फ्रेंड, रुम्मनदेही लुम्बिनी का ही नाम है रुम्मनदेही, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुम्मनदेही अभिलेख। और ये हम आगे भी क्वेश्चन जब इससे जुड़ा हुआ लगाएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे रुम्मनदेही अभिलेख के बारे में। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ जो कुछ क्वेश्चन थे हमने उनको डिस्कस किया, जिसमें से कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए, अशोक से जुड़े हुए और खासकर चाणक्य के अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ये फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ में मौर्य प्रशासन से जुड़े हुए और भी मौर्य शासकों से, उनके प्रशासन से जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।